एक बीवी अपने पति के सिर पर पीछे से गोली मारती है। खून जब बह रहा था तो अपने पति को बिस्तर के एक कोने पे ले जाकर लटकाती है और नीचे लगा देती है बाल्टी। जो सर से जो खून गिर रहा था वो बाल्टी में टपकते हुए भरते हुए जा रहा था। लगभग खून से भरी बाल्टी को भरने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया और वो खड़े होकर साइड में देख रही थी कि पति के सिर से जो खून का कतरा गिर रहा था कहीं फर्श पर ना गिर जाए। और लगभग उसने 1500 दिनों तक पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया और बताया कि देखो, आपसे अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पा रही है, आप मेरे मरे हुए पति को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। अब इसमें इस पूरे कड़ी में जब तक 1500 दिन बीत जाते हैं, 4 साल निकल जाते हैं, फिर पुलिस एक दिन कैमरे वालों को बुलाती है, मीडिया वालों को बुलाती है और कहती है कि जरा आप इनकी बात सुनिए। ये वही शख्स हैं जिन्होंने उस रात बीवी के साथ खड़े होकर उसकी पति की हत्या की थी। प्रेम करते थे और हत्या का आइडिया कैसे आया कि तुमने खुदा घर में गड्ढा किया? दोनों की सलाह थी इसलिए। लेकिन थोड़ा तो डर लगता है ना कि अपने घर में किसी की हत्या करके तुम शव काट दोगे, अपने घर में गाड़ी रखा। पर बार बार नो ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पे वो हो जाएगा, आँच आ जाएगी, इसलिए गड्ढा खोदते दबाने का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया कहाँ से आया गड्ढा खोदते दबाने का? वो इसलिए आया था कि भाड़ा गिरते तो हम पकड़े जाते या कोई और नहीं कहता भाई इसलिए घर में करा। तो सुना आपने, ये जो जनाब हैं ये बीवी के बॉयफ्रेंड हैं और बॉयफ्रेंड उस कमरे में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि बीवी के जो पति हैं वो मौत की नींद में अच्छे तरीके से सो जाएं। इसके बाद ये जो दोनों बॉयफ्रेंड हैं और जो बीवी हैं ये पति का एक कलाई भी काट देते हैं। कलाई काटने के पीछे जो इनका मकसद था, जो असली रियलिटी थी कि परफेक्ट क्राइम को अंजाम देना है और जिसमें सफल भी हो चुके थे, क्योंकि यूपी पुलिस इन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। लेकिन एक रोज खाकी वर्दी में एक नए अफसर आते हैं और कहते हैं कि जरा फाइल खोलिए और इन सब की कुंडली खंगालिए। 4 साल तक आराम की जिंदगी जीने के बाद, अयाशी की जिंदगी पूरा करने के बाद जब खाकी वाले उस बीवी का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं चलिए मैडम सारी कुंडली खंगालते हैं, उसके बाद जब उस कमरे को खोला जाता है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर वही तस्वीर है जहां पर एक पति की लाश को गाड़ा गया था। इसके ऊपर क्या था? तो इसके ऊपर बकायदा एक बेडरूम बनाया गया था। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी? क्यों एक लाश को कमरे के अंदर छुपाकर उस पर बेडरूम बनाया गया और क्यों उस लाश की कलाई काटी गई? कलाई काटने के पीछे जो कहानी है आपको जरूर सुननी चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो ये जो पूरी वारदात है ये गाज़ियाबाद की है और इस केस स्टडी को बताने के पीछे मकसद ये है कि जब खाकी अपना काम करने पर आती है, जब पुलिस एक्शन में आती है, तो चाहे कातिल कितना भी शातिर हो, कितना भी परफेक्ट क्राइम कर ले, वो बच नहीं सकता। इस केस में 4 साल की मेहनत के बाद जो पुलिस है वो असली कातिल को पकड़ पाती है। बीवी बहुत कोशिश करती है कि किसी तरीके से बच जाए, पुलिस उस तक ना पहुंचे, और होता भी यही है। जो उस वक्त पुलिस वहां पर इंचार्ज थे वो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और सोचते हैं कि जो शख्स है वो तो कहीं गायब हो गया। लेकिन जब नए सर उस वक्त उनका तबादला होता है वहां पर पहुंचते हैं और जब वो एक्शन में आते हैं तो एक एक करके पुराने केस सुलझाते हैं और तब पता चलता है कि आखिर गाज़ियाबाद में रहने वाले चंद्रवीर का असली कातिल कोई और नहीं, उसकी पत्नी सविता थी। आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं उस घर की तस्वीर है जहां पर चंद्रवीर अपनी पत्नी सविता के साथ रहा करता था। दरअसल चंद्रवीर और सविता की उम्र के अगर फासले की बात की जाए तो दोनों के बीच में 16 साल का गैप था, क्योंकि जो सविता थी उसकी बचपन में शादी हो गई थी। अब ऐसे में जो उसका पति है उसे छोड़कर चला गया, इनका तलाक हो जाता है। फिर किसी तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही थी कि उसकी मुलाकात चंद्रवीर से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और सविता को लगता है कि चंद्रवीर के रूप में उसको एक सहारा मिल जाएगा, उसको पैसों की दिक्कत नहीं होगी, चंद्रवीर ठीक ठाक कमाता है, उसके पास घर है, तो ऐसा सविता को लगता है कि उसे चंद्रवीर से शादी कर लेनी चाहिए, भले वो उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ। अब चंद्रवीर और सविता शादी करते हैं। शादी के बाद चंद्रवीर और सविता के 3 बच्चे भी होते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अब कहानी जो है पूरी तरीके से बदलती तब है जब इसी घर में आकर सविता बतौर नई
दुल्हन के रूप में रहने लगती है, अपना जीवन शुरू करने लगती है कि कुछ महीने बीतने के बाद उसकी मुलाकात बगल में रहने वाले एक और शख्स से हो जाती है। अब आप उसकी तस्वीर देखिए। शुरुआत में आपने सुना भी था कि वो शख्स कह क्या रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही शख्स है जो सविता और चंद्रवीर के बगल वाले घर में रहा करता था, पड़ोस में रहता था, और धीरे धीरे भाभी भाभी करते करते ये शख्स सविता से बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। और अभी शादी को कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता कि 6-7 महीने के अंदर ही सविता की इस आदमी से बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो जाती है। अब यही फ्रेंडशिप कुछ इस कदर बढ़ती है कि सविता इससे पसंद करने लगती है और ये शख्स भी सविता को पसंद करने लगता है। यानी जो अब तक इस महिला को, सविता को भाभी बोल रहा था, वो अब इसे प्यार करने लगता है और सपने देखता है कि ये महिला इसकी पत्नी बन जाए। सविता भी यही सपने देखती है और दोनों के बीच में लगातार कई बार जो है संबंध बनते हैं, रिलेशनशिप बनते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। घर पर जब बच्चे नहीं होते, बच्चे कहीं बाहर जाते, तो जो छत, क्योंकि इन दोनों के घर की जो छत थी वो बिल्कुल जुड़ी हुई थी, एक साथ लगी हुई थी, तो छत के ऊपर वाले एरिया से चुपचाप सीढ़ियों से उतरते जो बॉयफ्रेंड है वो सविता के घर आ जाता और फिर ये दोनों रिलेशन बनाते। अब ऐसे में सविता को लगता कि चीज़ें किसी को पता नहीं चल रही, आस पड़ोस में नहीं पता चल रही, बच्चों को नहीं पता। लेकिन एक रोज़ चंद्रवीर ऐसे मौके पर घर आ जाता है जब ये दोनों बेडरूम में होते हैं और चंद्रवीर जब ये सब चीज़ें देखता है तो अपनी पत्नी को समझाता है, डांटता है और लगातार जब उसे शक होता है कि उसकी पत्नी का किसी से रिलेशन है या शायद उसकी पत्नी उससे दूर जा रही है या उसकी पत्नी उसके साथ रह तो रही है पर वो प्यार अब किसी और से करती है, तो कई बार चंद्रवीर जो है वो सविता को समझाने की कोशिश करता है और जब रंगे हाथ पकड़ता है तो कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना गुस्से में आ जाता है। तब गुस्से में बहुत ज़्यादा डांटता है, सविता को बोलता है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी है और तुम उसे क्यों ख़राब करने पर तुली हो किसी दूसरे आदमी के चक्कर में, तुम्हें वो खुश नहीं रख पाएगा, तुम मेरे साथ रहती हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती हैं वो सविता को समझाता है। लेकिन सविता के मन में तो कुछ और ही चीज़ें सवार थी। सविता के दिमाग पर जो भूत था प्यार का, जो इश्क का खुमार था, वो कुछ इस कदर चढ़ा था कि उसे लगा कि वो उस आग में अपने पति को भी जला देगी। अब चाहे सामने कोई भी आए वो नहीं रुकेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी और उसी के साथ रहेगी। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद सविता प्लान करती है कि अब हो ना हो मुझे चंद्रवीर को रास्ते से हटाना होगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की लगातार प्लानिंग के बाद सविता अपने मकसद में कामयाब होती है। दरअसल उसे लगता है कि अगर मुझे चंद्रवीर का कत्ल करना है तो पहले चंद्रवीर को अपने झांसे में लेना होगा, उसे जताना होगा कि अब मेरा पड़ोस वाले आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, ताकि चंद्रवीर उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दे। तो प्लानिंग के मुताबिक सविता सबसे पहले यही काम करती है। वो चंद्रवीर के साथ घुल मिल के रहती है, अच्छा व्यवहार रखती है, जिससे चंद्रवीर को लगता है कि सविता अब बदल गई है। फिर आती है तारीख 28 सितंबर 2018। इस तारीख को ध्यान रखिए क्योंकि इन्हीं तारीखों में आप देखेंगे किस तरीके से पुलिस जो है इन डेट्स को देते देते इस केस को सॉल्व करती है। दरअसल 28 सितंबर को करीब 10 बजे के आसपास चंद्रवीर काम से लौटता है, घर आता है। सविता बड़े आराम से उसे खाना परोसती है, दिखाती है कि देखो मैंने आज आपके लिए ये बनाया है। चंद्रवीर खाता है, खुश भी होता है और इसके बाद कुछ देर लोग बातचीत करते हैं। फिर चंद्रवीर बोलता है कि मुझे सुबह फिर से जल्दी जाना है, मैं सो जाता हूँ। और ऐसा करते करते चंद्रवीर अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। सविता पहले कंफर्म करती है कि चंद्रवीर सोया भी है या नहीं। उसके कमरे में जाकर देखती है, खिड़की से झांकने की कोशिश करती है और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि सो गया है, वो फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उसको कॉल करती है और फिर ये जो बॉयफ्रेंड है जो बगल के ही घर में रहता था, वो छत के ज़रिए यानी छत को फांद कर से जो सीढ़ियाँ होती है उससे नीचे उतरता है, सविता से धीमी आवाज़ में बात करता है और फिर प्लानिंग के तहत ये एक बंदूक भी लाया होता है, एक कट्टा भी लाया होता है और उसके ज़रिए ये दोनों कमरे में जाते हैं। और चंद्रवीर जो है पलटी करके सो रहा होता है, बेड पे एक साइड होकर सो रहा था, तो पीछे से उसके सिर के पीछे वाले हिस्से पे सीधे तौर पर गोली चला देते हैं ये मिलकर। अब जैसे ही गोली चलती है, जो खून का फव्वारा था वो सामने की ओर फूटता है, खून पूरी तरह से बहने लगता है। अब सविता को लगता है कि अचानक ये क्या हो गया। लेकिन अब आप सोचिए, उस खौफनाक मंजर को सोचिए कि जब एक पत्नी सामने खड़ी है, उसने अपने पति के पीछे सिर के पीछे से गोली चलवाई है, खून का फव्वारा जो है पूरे में बहना शुरू हो गया, पूरा एक तरीके से खून बह रहा है, हर तरीके से फव्वारा निकलता जा रहा है। तब वो दिमाग लगाती है और सोचती है कि अगर हमने अभी लाश को इधर उधर कुछ करना शुरू किया तो खून पूरे कमरे में बहेगा, पूरे घर तक चला जाएगा। एक ही कमरे में अगर खून है तो क्यों ना सिर्फ यहीं रखा जाए। इसके लिए सविता एक बाल्टी लाती है और अपने पति को
जो एक खाट जिस पर वो सो रहा था उस पर उसका सर जो है आधा लटका देती है, जिससे जो खून है सारा नीचे बहना शुरू हो जाए। वो कोशिश यही करती है और फिर बाल्टी सर के नीचे रखती है और जो खून है वो सारा बाल्टी में गिरने लगता है और करीब 1-1.5 घंटे तक वो बाल्टी जो है समय लेती है भरने का उस खून से, यानी खून जब तक खत्म नहीं होता तब तक 1-1.5 घंटे तक वो बाल्टी वहीं रखी रहती है। और इसके अलावा जो खून आसपास बिखरा था, सविता फौरन कपड़ा लाकर उसे साफ करना शुरू कर देती है, सारे निशान मिटाने शुरू कर देती है। इतनी ये चालाक औरत थी कि इसे पता था किस तरीके से परफेक्ट क्राइम को अंजाम देना है। अब इतना सब हो जाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि चंद्रवीर ने अपने हाथ में एक कड़ा पहना है जिसमें लिखा हुआ है चंद्रवीर। अब इसका बॉयफ्रेंड भी कम चालाक नहीं था। इसे लगता है कि अगर कल को हमने लाश कहीं फेंकी, क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं बना था कि लाश को कैसे छिपाना है, ये सोचकर चलते हैं कि अगर हम लाश जलाएं, छिपाएं या बाई चांस कभी पुलिस को कहीं से भी ये बॉडी मिल जाती है तो जो कड़ा है उस पर चंद्रवीर लिखा है, जिससे पुलिस को पता लग जाएगा कि आदमी कोई और नहीं चंद्रवीर है। फिर एक एक कड़ी जोड़ते जोड़ते पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में ये दोनों क्या करते हैं, कड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। पत्नी बहुत ज़्यादा हाथ खींचती है, कोशिश करती है कि उसके पति की कलाई से कड़ा निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब ये अपने पति का जो हाथ है उसको भी काटती है और काटने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को देती है कि ले जाओ, इसको ले जाकर छुपा दो। अब बॉयफ्रेंड क्या करता है, दरअसल जो हाथ था उसको वो फोल्ड करता है एक वाइट कपड़े में, पूरी तरीके से एक कायदे से ऐसा छुपाता है कि किसी को पता ना चले। फिर वहीं पास में एक केमिकल फैक्ट्री थी, वहाँ ले जाकर उस हाथ को, जो कलाई का एरिया होता है जितने में आप देखिए एक कड़ा पहना चाहता है, उतने एरिया को ले जाकर फेंक देता है कि वहाँ केमिकल का काम होता है, कुछ गिर गया बढ़ गया तो अपने आप गल जाएगा वो और पुलिस को कभी मिलेगा नहीं। अब बात आती है बॉडी की। अब जिस वक्त ये रात को मारते हैं उस वक्त इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इस लाश को कैसे छिपाया जाए और पुलिस को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। तो इसके लिए दोनों जो प्लानिंग करते हैं वो ये है कि कुछ देर तो लाश के पास बैठे रहते हैं, सोचते समझते हैं। फिर जो महिला है यानी जो पत्नी थी वो इशारा करती है अपने बॉयफ्रेंड को, कहती है इस लाश को तुम ले जाओ। अब लाश के साथ ये क्या करते हैं वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले होता ये है कि जब बॉयफ्रेंड लाश को ले जाता है बड़ी तरीके से बांध बूंद के, किसी तरीके से जब खून सारा रिस जाता है, तो बॉयफ्रेंड जो है लाश को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। कैसे? सीढ़ियों पर चढ़ता है, फिर अपनी छत से, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड की यानी सविता की छत थी उसकी छत से अपनी छत पर जाता है, फिर अपनी छत से अपने घर नीचे आता है और फिर वहाँ पर लाश को छुपाता है। अब कैसे छुपाता है ये आपको समझाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दरअसल पुलिस तक बात कैसे पहुँचती है। तो जो सविता है अगली रोज़ वो अपने परिवार में कॉल करती है, अपने जेठ जी को कॉल करती है और बताती है कि भैया दरअसल बहुत गड़बड़ हो गई है, कल रात से जो पति हैं चंद्रवीर हैं वो घर नहीं आए, मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान हैं। अब रोना बिलखना, इतना ढोंग करती, इतना ज़्यादा रोती है कि सबको लगता है कि भाई इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, एक पति अगर गायब हो गया। तब परिवार वाले अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पूरा ढूंढने की हर तरह से कोशिश करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5, मतलब हफ्ता भर बीत जाता है। तब 5 अक्टूबर को जो जेठ है भेरू सिंह वो जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरे जो भाई हैं छोटे वो गायब हो गए हैं, शायद उनका किडनैप हो गया है, मिसिंग है, पुलिस आप पता करिए कि आखिर मेरे भाई कहाँ चले गए। अब ऐसे में जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करती है, हर जगह हाथ पैर मारती है, पता करने की कोशिश करती है कि आखिर जो आदमी है वो गायब कहाँ हुआ, यानी चंद्रवीर कहाँ गायब हुआ। क्योंकि पुलिस को तो पता ही नहीं था कि जिस आदमी को ढूंढा जाएगा, जिसकी किडनैपिंग का केस लिखवाया गया है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है, वो तो दरअसल मर चुका है और उसका हाथ भी काट दिया गया है और लाश के साथ भी कुछ ऐसा किया गया है जिसको पुलिस सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब पुलिस जब इस बीच इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तो करीब जब कुछ समय बीतता है तो उस बीच में जिस आदमी ने रिपोर्ट लिखाई, यानी कि जो जेठ है जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी अपने भाई की मिसिंग होने की, उनका भी मर्डर हो जाता है। अब पुलिस के लिए जो केस है बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन सोचिए, यूपी पुलिस के लिए इतना बड़ा केस था, चैलेंज बना हुआ था, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और जो कातिल पत्नी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश कर रही होती है। अब आप समझिए कि आखिर किस तरीके से जब वो लाश जो है बॉयफ्रेंड लाश लेकर गया तो उसने उस लाश के साथ क्या किया और आखिर कैसे वो जो बाल्टी है वो पुलिस को नहीं मिली, खून के धब्बे पुलिस को नहीं मिले कहीं भी, और इसके अलावा वो हाथ कहीं नहीं मिला। साथ ही साथ जिस जगह पर लाश को रखा गया वहाँ पर ऐसा भी क्या किया गया कि किसी को बदबू नहीं आई। ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बड़े ही परफेक्ट तरीके से किए, जिसकी वजह से जो लाश है वो आज किसी को पता नहीं चली। जब नए अफसर वहाँ पर बदलते हैं, नए इंचार्ज आते हैं, तब जाके 4 साल बाद उस लाश को निकाला जाता है, पूरा मामला सामने आता है। अब आप एक एक वो छोटी छोटी बारीकियां समझिए जिसकी वजह से जो आरोपी हैं वो बचते चले गए। देखिए, इस पूरी केस में जो सबसे अहम चीज़ होनी चाहिए थी वो थी सीसीटीवी फुटेज। अब अगर कोई रास्ते से घर पे कोई शख्स गया,
घर पर वो रहता है, फिर वो गायब हो जाता है। रास्ते में कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है, तमाम जो फ़ोन लोकेशन है वो भी घर के आसपास के दिखा रहे होते हैं। तो गया कहाँ? अब क्योंकि जिस तरीके से वर्णिता ने आपको समझाया कि जो लाश को एक छत से कूद कर दूसरी छत पर जाता है, अब छत पे तो कोई कैमरा लगाता नहीं है। अब पुलिस नीचे रास्ते में ढूंढ रही है और बॉडी को एक छत से दूसरी छत पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहली प्रॉब्लम कि भैया इंसान इस धरती से ही गायब हो गया। अब इस तरीके का अगर मान लीजिए केस आएगा तो ढूंढेंगे कैसे? दूसरा, इस केस में जिसने रिपोर्ट लिखवाई, जो जेठ था, जो बड़ा भैया था, उसकी भी मौत हो जाती है। अब परिवार को लगा कि देखो घर के दो भाई तो मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, अब कहीं इनके बीच में कोई एंगल तो नहीं है। जब पुलिस ने खंगालने की कोशिश की कि जो बड़ा भाई है जिसकी मौत हुई है ये क्यों हुई है, तो पता लगा जो बड़ा भाई है जिसने हत्या की रिपोर्ट लिखवाई थी और मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसकी नज़र अपनी बहू पर गंदी नज़र थी, इसलिए उसी के बेटे ने बहू पर गंदी नज़र रखने के लिए अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो चलो पुलिस के लोग आगे ठीक है, एक मामला तो सुलझ गया, लेकिन छोटे भाई का है तो है कहाँ? अब इस तरीके से परफेक्ट टाइम किया गया कि हाथ काटा गया है, ना हाथ मिल रहा है, ना सर मिल रहा है, ना बाल्टी मिल रही है, ना वो हथियार मिल रहा है जिससे सारा काम किया गया था। अब वनिता ने जो आपको कहानी बताई कि एक छत से दूसरे छत पर कूद कर लेके गया, उसके बाद ये जो शख्स था ये क्या करता है, ये धीरे धीरे उस बॉडी को लेकर, क्योंकि खून, ये इंतजार कर चुके थे कि खून पूरे सर से निकलकर बाल्टी में भर जाए, अब उस बॉडी को ये ले जाकर अपने घर में एक तबेला बना हुआ था, उस तबेले को खोदता है, कम से कम 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा खोदता है, उसमें जाकर 6 से 7 फीट, अगर मैं आपसे समझाने की कोशिश करूं, एक इंसान की जो हाइट होती है लगभग 6 फुट की होती है, जो आम इंडियंस होती है उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच होती है, लेकिन एक जो एवरेज इंसान है उनकी 6 फुट या 6.5 फुट हाइट होती है, मतलब अच्छे खासे कद काठी का। तो 7 फुट के लगभग इसने खड्डा खोद दिया नीचे, उसकी बाद जाकर चादर समेत इसने बॉडी को वहां पर नीचे गाड़ दिया। उसके बाद क्या किया, ये वापस उस घर में आता है और कहता है कि अरे एक काम करो, जो जिस बाल्टी में खून था वो भी मुझे दे दो। बाल्टी से भरे खून को ले जाकर उसी खड्डे में ये ऊपर से उड़ेल देता है, बाल्टी नहीं डालता, क्योंकि उसे पता था कि बाल्टी इतनी जल्दी सड़ती गलती नहीं है, आने वाले वक्त कभी भी अगर वो पकड़ा गया तो बाल्टी से पता लगाया जा सकता है कि किसका खून था। अब वो खून सहित उस मिट्टी पर वो डाल देता है, फिर कई सारे पत्थर झाड़ियां अंदर डालता है, फिर उसको कवर कर देता है। अब उसे ये पता था कि बदबू तो आएगी, अब बदबू को रोकने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि यहाँ पे इसे और भी जितने भी गाय भैंस हैं उनको और बांध देते हैं, गाय के गोबर, गाय के जो टॉयलेट है उसमें जो लाश की जो बदबू है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये देखिए परफेक्ट क्राइम करने का जो इनका जो प्लान था वो किस कदर काम कर गया कि पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस तबेले के ऊपर जो गाय गोबर या टॉयलेट हो रहा है, जहाँ पे गाय का खाना खा रही है, उसी तबेले के नीचे एक बॉडी को छुपाया गया है। अब ये जो सारी चीज़ें हो गई हैं, हाथ को केमिकल वाले नदी में फेंक दिया गया है, बॉडी मिले तो मिले कैसे? अब पुलिस को लगा कि सारी छानबीन कर ली है, कुछ चीज़ें मिल ही नहीं पा रही, ऐसी कोई लीड ही नहीं मिल पा रही है जिससे पता लगाया जा सके कि ऐसी कोई वारदात को अंजाम दिया गया हो। अब करे तो करे क्या? अब इसके बाद ये जो शख्स है इसे लगा कि कभी भी पुलिस इस तक पहुंच सकती है, तो ये क्या करता है, तबेले में कुछ साल 1-1.5 साल होने के बाद ये सोचता है कि पुलिस कभी भी इस मिट्टी की खुदाई करेगी तो पकड़ लेगी। फिर वो क्या करता है, सारे गाय भैंसों को बाहर निकालने के बाद वहां पर सीमेंट से प्लास्टर करके एक चबूतरा टाइप का बनाता है और बिल्कुल फ्लोरिंग कर देता है। उसे लगा कि यहाँ पर फ्लोरिंग करने के बाद कल को कोई भी इस जगह पर खुदाई नहीं करेगा, किसको शक हो सकता है कि पहले तबेला था फिर उस जगह पर आपने पूरी फ्लोरिंग कर दी है। पूरा पक्का करने के बाद उसने सोचा कि जब मैंने इतना पक्का कर ही लिया है तो क्यों ना मैं इस पर एक कमरा ही बना दूं। कमरा बनाने के बाद उसने इसे एक प्राइवेट बेडरूम की तरह बनाया जिस पर वो खुद सोता था, कभी कभी अपनी माशुका को भी इस घर पर लेके आता था। याद रखिए उस बिस्तर के नीचे एक मरे हुए पति की लाश है जो इसका कलाई काटा जा चुका है, इसके सिर पर गोली मार चुकी है, उसके सिर का एक एक खून का कतरा एक बाल्टी में भरकर फेंक दिया गया था। वो नीचे है, ऊपर वो रंगरलियां मना रहे हैं हर रात और सोच रहे हैं कि हमने तो अपने पति को मार दिया, पुलिस हम तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। कमरा बन के तैयार है, उसमें पंखे कूलर लाइट सब कुछ लग चुका है, उन्हें पता है कि नीचे लाश है, कभी कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता है और शायद इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाते। लेकिन वो जो बाल्टी थी उस बाल्टी को वो लोग एक स्टोर रूम में रखते हैं।
बाकी जो कुदाल था, जो तमाम जो चीज़ें थी, उस सब को भी वो स्टोर रूम पर जाकर रख देते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं ये दोनों कि उस स्टोर रूम को कोई और तीसरा शख्स ना खोलो। खंडर बन चुका था वो जो कमरा, जिस कमरे पे इन्होंने सारा सामान रखा था। कुदाल था, जो हथियार थे, जो कट्टा था, जो बाल्टी थी, सब कुछ एक जगह रखा हुआ था। फिर क्या होता है, 4 साल बाद एक जो नए एसएसपी आते हैं, वो कहते हैं कि जरा निकालिए पुरानी फाइल, कौन से ऐसे अनसॉल्व केसेस है, जरा मैं भी देखूं। तो उन सारे अनसॉल्व केसेस को देखने के बाद जो एसएसपी 4 अप्रैल 2022 को मुनिराज जी, ये गाजियाबाद के नए एसएसपी बने थे, इन्होंने सारे फाइलें मंगवाई, हर एक फाइल को स्टडी किया और कुछ फाइल जो उन्हें लगा कि इसे सुलझाया जा सकता है, इन्होंने नीचे अपने अधिकारियों को तक भेजा। और उन अधिकारियों ने सीधे तौर पर जो वहाँ के जो क्राइम ब्रांच के जो प्रभारी थे, अब्दुल रहमान सिद्दीकी, इन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया कि और कहा गया कि ज़रा पता लगाइए कि ये पूरा मामला सुलझ सकता है कि नहीं सुलझता। 4 साल हो चुके हैं, शायद आप थोड़ी सी अपनी जांच रखेंगे या अपनी पैनी नज़र रखेंगे तो सॉल्व हो सके। जब क्राइम ब्रांच के प्रभारी को ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो अपने जितने भी लोग थे उन सबको व्हाट्सएप मैसेज करते कि ज़रा पता लगाइए कौन है क्या है। तो उसी में से एक कांस्टेबल जो खुद उस इलाके का रहने वाला था, वो देखता है, उसे लगता है कि अरे इसकी बीवी को तो मैंने देखा है, ये तो एक मर्द के साथ अक्सर घूमती फिरती है। इसने सोचा कि शायद उसे पता है कि कातिल कौन है और बीवी किस तरीके से, सिर्फ शक था उस कांस्टेबल को। वो कांस्टेबल सीधे जाता है उस घर में क्योंकि मम्मी तो अक्सर अय्याशी में डूबी रहती थी। उस बेटी जो 16 साल की हो चुकी थी, जब पिता की मौत हुई थी तो 12 साल थी, अब उसकी उम्र 16 साल थी। बेटी को बुलाता और कहता है कि देखो हम पुलिस से हैं, बहुत प्यार से तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हें कोई ना डांटेगा ना कोई कुछ बोलेगा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता को किसने मारा। जो बेटी थी वो पहले डर रही थी कुछ भी बताने से, लेकिन जब पुलिस ने अच्छे तरीके से उसे समझाया, भरोसा दिलवाया कि देखो तुम्हारे पिता के जो कातिल हैं हम उन्हें पकड़ सकते हैं, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जो इतने प्यारे पिता की जो हत्या हो गई है उसमें तुम्हें इंसाफ मिल सके। बहुत मेहनत के बाद, बहुत मान मनोबल के बाद लड़की अपनी जुबान खोलती और कहती है कि अंकल, मेरी मम्मी का अफेयर चल रहा है एक अंकल के साथ, उन अंकल ने ही मेरे पापा को मौत के घाट उतारा है। जब लड़की ये सारी चीज़ें बताती है, पुलिस को तो शक पहले से ही था, पुलिस को बस एक वो लीड चाहिए थी जिससे उन तक वो पहुंच सके। इसके बाद दोनों को पकड़ कर लाया जाता है, पुलिसिया पूछताछ अच्छे तरीके से होती है। पहले 1-2 बार मानते नहीं है, जब पुलिसिया तरीका उनकी गालों पर पड़ता है तब वो अपना मुंह खोलते हैं और फिर वो जो शख्स है वो ले जाता है उस कमरे में जिस कमरे में उसने उस लाश को गाड़ा था। मजदूर लगाए जाते हैं, फिर से 4 साल बाद, लगभग 1500 दिनों बाद बेड को हटाया जाता है, सीमेंट को तोड़ा जाता है, फिर खोदाई कर करके हड्डियां जो कंकाल बचता है उन कंकालों को बाहर निकाला जाता है। तब पूरी दुनिया को पता लगता है कि एक जल्लाद बीवी किस तरीके से अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये जो महिला है, ये जो शादी हुई थी, इसकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि इसकी जो पहले जो शादी हुई थी उसमें तलाक हो गया था। फिर इसे प्यार होता है अपने से 16 साल बड़े पति से, जिसे घर में लगभग 2 से 3 बच्चे भी आते हैं। अब ये जो सारी चीज़, 16 साल का जो पति था जब इसने मर्डर किया तो लगभग इसकी उम्र बहुत कम थी और जो पति की उम्र बहुत ज़्यादा थी। अब क्योंकि इसकी कम उम्र थी तो इससे पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से प्यार हो जाता है। उसे लगता है कि ये मेरे हम उम्र का है, मुझे इससे प्यार करूंगी तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। अब इसलिए उसने सोचा कि परफेक्ट क्राइम करने की ज़रूरत है और पति को रास्ते से हटा देना चाहिए। लगभग सोचिए 1500 दिन मायने रखते हैं। उसने एक परफेक्ट क्राइम ऐसा किया, कभी आगे भी नहीं पकड़ी जाती, बस वो बेटी के बयान की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने लाश को गायब किया। आज भी याद रखिए, जो कलाई काटी गई थी, कलाई को काटने के पीछे जो मकसद था, क्योंकि जो ये जो कड़ा था उस कड़े में उस पति का नाम लिखा था। उन्हें लगा कि कल को कोई भी बॉडी अगर बाहर निकाले तो उस कड़े से पता लगाया जा सकता है कि किसकी लाश है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कलाई को काटकर बहा दिया या गला दिया एसिड के पानी में, ताकि किसी को भी उनके इस कृत्य के बारे में पता ना चले। लेकिन आज हमारा आपको ये कहानी बताने का सिर्फ यही मकसद था कि देखिए जिस तरीके से अब जो तमाम केसेस आ रहे हैं जहाँ पे बीवी पति की हत्या कर दे रही हैं, जो अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसमें जिस तरीके से क्रूर तरीके से लोगों को मार दिया जा रहा है और लोग सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। तो इस केस के माध्यम से हमें आपको ये बताना था कि देखिए जो
लोग सोचते हैं, जो क्राइम, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो ये लोग सोचते हैं कि हम क्राइम करके बच जाएंगे, कोई हमें पकड़ नहीं सकता, तो याद रखिए कुछ इस तरीके से इन लोगों ने भी ये सोचा, लेकिन लगभग 4 साल बाद भी खाकी के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच ही गए और आज ये सलाखों के अंदर बंद हैं। अब जो कार्रवाई हो रही है, कोर्ट की कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन देखिए ये जो तरीका था कि बिल्कुल एक ऐसा क्राइम कर देना जिसमें कभी कोई आप पर शक ना करे, कभी कोई आपके खिलाफ सबूत ना जुटा पाए, उसमें ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। अब जो बाल्टी थी, बाल्टी को बरामद कर लिया जाता है। बाल्टी बहुत गंदी हालत में थी, उसमें खून के अभी भी धब्बे धोने की कोशिश की गई थी, लेकिन खून के दो सूखे जो पपड़ी होती है वो अभी भी उसके अंदर बनी हुई थी। कुदाल, जो सारी चीजें थी वो सारी चीजें बरामद कर ली जाती हैं। दोनों का कबूलनामा भी हो जाता है और पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भूख को मिटाने के लिए ये सारा काम किया गया था। तो फिलहाल के लिए डिकोडिंग क्राइम में इतना है, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग इस डिकोडिंग क्राइम को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी क्राइम स्टोरीज, इन्वेस्टिगेटिंग जो स्टोरीज है आप तक लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ऐसी कौन सी कहानी या इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं जो हम पढ़कर आप तक ला सकते हैं। तो देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ऑन क्राइम तक।